गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अप्लाइड फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 के टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है। इन फिजिक्स द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. It may exist in any form of energy. It may be in potential energy, kinetic energy, gravitational potential energy, mechanical energy, chemical energy, etc. Generally, it is denoted by E. SI unit of energy is joule and CGS unit is hour. Energy is always conserved. It converts to one form of energy to another form of energy during any process. Means कि ऊर्जा क्या है कि किसी भी चीज़ की, किसी की भी काम करने की, वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है, एनर्जी. और एनर्जी ऐसा नहीं है कि किसी एक फॉर्म में ही हमें मिलेगी. एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल सकती है. पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा. किसी भी तरीके से हमें एनर्जी मिल सकती है. कोई एक फॉर्म एनर्जी का पर्टिकुलर नहीं है. एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, सिर्फ अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं. बाकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम पी ई से डिनोट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो जैसे हमने इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में देखा था तो हमने उसे के ई से डिनोट किया था. ऐसे बाकी जो सारी एनर्जी है उसको हम दूसरे टर्म्स में, दूसरे सिम्बल्स में डिनोट करते हैं. लेकिन अगर जनरली हम बात करें तो एनर्जी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. और एसआई यूनिट में इसकी जो मात्रक है, यूनिट है, वो जूल है. और सीजीएस में अर्थ है. अगर एमकेएस में हमें निकालना होगा तो एमकेएस में क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जैसे हमने ऊपर जो पॉइंट पढ़ा था कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी. उसका फॉर्म तो चेंज हो सकता है. जैसे पोटेंशियल एनर्जी से हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, या मैकेनिकल एनर्जी से हमने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया. ऐसे उसके फॉर्म चेंज हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी जो है वो कम ज़्यादा होगी. एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है. मतलब कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उसमें पहले जितनी एनर्जी थी बाद में भी, उस प्रोसेस के बाद में भी एनर्जी उतनी ही रहेगी. जैसे कोई बॉल अगर ग्राउंड में पड़ी हुई है, ओके, तो जब तक वो पड़ी हुई है उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. अब किसी ने क्या किया, आके और उसे किक मार दी. किक मारी तो क्या हुआ, वो मोशन में आ गई. तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन टोटल एनर्जी हम देखेंगे तो टोटल एनर्जी किक मारने से पहले जितनी थी और किक मारने के बाद जितनी थी, दोनों इक्वल आएगी. मीन्स एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ओके, अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पहले पढ़ा था. अब आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस का सब टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे जो वहाँ पे रुका हुआ है, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, द हैवी बॉल ऑफ demolition machine is stored energy when it has at an elevated position. मतलब कोई एक हैवी बॉल है
और उसको हमने डिमोलिशन मशीन पे हैंग करके रखा है, मतलब वो अर्थ पे नहीं रखी है, बीच में कहीं लटकी हुई है। तो बीच में जो जिस पोजीशन पे वो लटकी हुई है, उस पोजीशन की वजह से उस बॉल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी एनर्जी उसमें है, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं, P डॉट E। ओके, तो अब इसके लिए हम मानते हैं कि नाउ कंसीडर अ ऑब्जेक्ट हैविंग मास m is at height of h, then potential energy is equal to mgh। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने कितना कंसीडर किया है, स्मॉल m, वो किसी h ऊंचाई पे रखा हुआ है, तो अगर हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो वो हमारे पास कितनी आएगी, mgh। m क्या है, बॉडी का मास, ऑब्जेक्ट का मास, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो नियरली इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h क्या है यहाँ पे, कि वो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी है, वो कितनी ऊंचाई पे रखी हुई है। ये दो चीज़ अगर हमें पता हो, मास और हाइट, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हमने पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच पॉजेस because of its position in gravitational field. The most common use of gravitational potential energy is for an object near the surface of Earth where gravitational acceleration is about to 9.8 meter per second square. Means क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट होने की वजह से जो होती है। और ये इफेक्टिव ज़्यादा कहाँ पे होती है, अर्थ की सरफेस के पास में, जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। The general expression for gravitational potential energy arises from the law of gravity and is equal to the work done against gravity to bring a mass to a given point in a space। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो जनरली हम किसकी हेल्प से डिराइव करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ओके, और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे कि कोई एक मास है m, उसको स्पेस से, या हम ये कह दें कि इनफाइनाइट पॉइंट से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में किया गया काम क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने स्मॉल m कंसीडर किया, ठीक है, और वो कहीं इनफाइनाइट में थी, स्पेस में थी, लेकिन हमें उसे अर्थ की जो सेंटर है उससे r डिस्टेंस पे लेकर आना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, इनफाइनाइट से r तक आना है। तो उस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में r पॉइंट तक लाने में जितना काम किया गया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज ऑफ इनवर्स स्क्वायर नेचर ऑफ ग्रेविटी फोर्स, द फोर्स अप्रोचेस टू जीरो फॉर लार्ज डिस्टेंसेस and it makes sense to choose zero of gravitational potential energy at an infinite distance। हम सबको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स जो लॉ है वो क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r, जहाँ पे F क्या है, दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 क्या है, फर्स्ट बॉडी,
और m2 क्या है, सेकंड बॉडी, और r क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस। जैसे दो ऑब्जेक्ट अगर हम कंसीडर करें, दो बॉडी हमने कंसीडर की, पहले का मास हमने रखा m1, दूसरे का मास हमने रखा m2, और हमने ये बोला कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो हमें ये बताओ कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये हम कैसे बताते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल से। तो वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। कंपाइल करके लिखेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्या लगाया हमने यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि जो फोर्स है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे अगर हम इसमें देखें, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दो ऑब्जेक्ट के बीच की, तो क्या होगा, r बढ़ता जा रहा है, आर स्क्वायर और बड़ी वैल्यू हो जाएगी और 1 अपॉन आर स्क्वायर छोटा होता जाएगा। तो जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अगर हम ये बोले कि डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कहते हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स नेग्लिजिबल है, बहुत कम लग रहा है। तो इस कंसेप्ट की वजह से हम ये क्या कहेंगे कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस आ गई है, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पार्टिकल्स हैं, उन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, U इज इक्वल्स टू माइनस जी m upon r, where capital M is mass of earth, small m mass of object, जिसको हम इनफाइनाइट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आए उस ऑब्जेक्ट का मास, और r क्या है, डिस्टेंस। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल। Mechanical energy is the energy of an object due to its motion or position, or we can say mechanical energy is the sum of an object's kinetic energy and potential energy, or mechanical energy is the energy that is possessed by an object due to its position. Mechanical energy can be either kinetic energy or potential energy. तो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा एनर्जी की वो फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने की वजह से या उसकी पोजीशन में रहने की वजह से, दोनों की वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में जिस टाइम पे हम मैकेनिकल एनर्जी देख रहे हैं कितनी होगी, उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। जैसे हमने क्या किया कि कोई पत्थर लिया या कोई बॉल ली, उसको कुछ ऊंचाई पे फेंका। अब जैसे जैसे वो किसी हाइट पे जाएगा और वापस आएगा, तो हर पॉइंट पे देखें हम, तो हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, और उस पॉइंट की वजह से, जिस पॉइंट पे वो है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। तो अगर हमें उस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, उस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को निकाल के सम कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट की उस दिए हुए पॉइंट पे, या वो पॉइंट जहाँ पे हम पता करना चाह रहे हैं,
उस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी। एक बार हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्टिंग करी एनर्जी से। तो एनर्जी के लिए हमने पढ़ा कि किसी के भी काम करने की कैपेसिटी को, किसी के भी वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्थ। एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी है, इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है जो उसके किसी पोजीशन में होने की वजह से होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल m मास जिसका है वो h हाइट पे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिंपली होगी mgh। नेक्स्ट हमने पढ़ी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पे होने की वजह से, किसी पोजीशन पे होने की वजह से जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। या फिर कि अगर कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है वो स्पेस में इनफाइनाइट में कहीं है, लेकिन उसको हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आते हैं, इनफाइनाइट से अर्थ के फील्ड में किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, तो उस पॉइंट तक लाने में कितना काम किया गया वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो कंसेप्ट हम इसका समझते हैं, वो किससे हम समझते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी से या फिर न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन का नियम क्या होता है, F इज इक्वल्स टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्योंकि यहाँ पे F जो है वो r स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। और इससे ही क्या होगा, ये समझ में आएगा कि जो इनफाइनाइट पे या बहुत दूर डिस्टेंस पे रखी हुई हैं चीज़ें, तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ gm1 m2 अपॉन r। यहाँ पे माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आए हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की सिंपली डेफिनेशन ये है, या तो हम ये कह देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके मोशन में होने की वजह से या उसकी पोजीशन में होने की वजह से जो एनर्जी होती है उनका सम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं, उसकी मैकेनिकल एनर्जी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन का डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, और एनर्जी जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने सब टॉपिक्स काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ा है, कि इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स हम कैसे। थैंक यू।